जब तक आपके हौसले में उड़ान है तब तक उड़ान आपके पीछे पीछे दौड़ने वाली है। मतलब सर आज क्या अटपटा अटपटा बात कर रहे हैं। तो वैसे 12th खत्म होने के बाद मेरा ये पहला आप लोगों को लुक दिख रहा होगा। हम बैच में बताया भी थे आप लोगों को कि ये मेरा बनवास जाने वाला है। बाल ना कटाने के पीछे ये प्रॉपर रीजन ये था कि बिकॉज टाइम तो मिलता नहीं था। आज टोटली फ्री थे फाइनली। कल आप लोग का खत्म करने के बाद, हाँ कल सबसे पहले अगर कहीं गए तो सैलून में गए और अपने लुक को क्या मतलब यार चेंज कर लिए। कहा जाता है कि टीचर का लाइफ एकदम सिंपल सरल होना चाहिए। एज यूजुअल वैसे ही दिखने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बच्चों को ये लगता था कि अरे सर इतना लंबा लंबा बाल टीचर पे शोभा नहीं देता है। खैर जो भी हो, आज आपके सामने है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसलिए सामने है कि आज 2013 लेकर के आएंगे, वो भी यूट्यूब प्रीमियर लाइफ है, लाइव पे नहीं। तो एक बार आपका बनता है कि आप प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम उससे अप्रिसिएट हो और हम आपके लिए इस ठंडी वाली इवनिंग में भी वीडियो बना सकें। तो आज सामने बैकग्राउंड देख करके आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन बैंक के साथ है। ऐसे एक एक करके हम लोग आ जाएंगे, एक एक करके 2022 तक के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हम सब्जेक्टिव का टेस्ट कैसे दें, तो वो मैं उनको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में, वहां जाना है आपको स्टोर में। स्टोर में मिलेगा आपको फिजिक्स का टेस्ट सीरीज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप जाएंगे रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको वहां मिलेगा स्टोर। स्टोर में जाने के बाद आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारा देखिएगा टेस्ट सीरीज मिलेगा। एनडीए का टेस्ट सीरीज, नीट का टेस्ट सीरीज, फिजिक्स का टेस्ट सीरीज, केमिस्ट्री का। आपको किस में जाना है? फिजिक्स वाले टेस्ट सीरीज में। वहां जाने के बाद आप कंटेंट में जाएंगे। अगर दिक्कत हो तो दोबारा यूट्यूब पे वीडियो देख करके, वहां अभी नहीं जाना है, पहले वीडियो पहले ये 2013 कंप्लीट करने के बाद तो वहां जाएंगे कंटेंट में। वहां आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना कंटेंट में, तो आपको वहां पे मिलेगा सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज वहां पे डाला हुआ है। आप वहां पे टेस्ट देना हो तो दीजिए, दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना से आप लेकिन टेस्ट दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दीजिएगा तो वहां से आप क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएगा। उसमें क्वेश्चन क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे चैप्टर वाइज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर वाइज 2010 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट कैसे देना है? एज यूजुअल आप वहां पे पोर्टल खुलेगा, पोर्टल पे आप मस्त एक कॉपी रखिएगा, वहां पे अपने आंसर को लिखिएगा और उसको वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट का ऑप्शन आएगा तो मेरे पास वो कॉपी आ जाएगा। फिर हम यहाँ से इवेलुएट करके आपको वहां पे आपका मार्किंग भी दिख जाएगा। इतना करना है। बहुत सारे लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे सर सब्जेक्टिव का टेस्ट कैसे दें। दो चीज की बचत हो गई। अब सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है यार, तो हम लोग को भी डिजिटल होना ही पड़ेगा। आज न कल लोगों को तो होना है डिजिटल। तो आए आपकी ये क्लासेस आने की टाइम बच जाएगी। वैसे मैं एक दो ऑफलाइन टेस्ट पक्का लूंगा, उसका डेट हम आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता देंगे। और दूसरी बात ये, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप ना मंगलवार से 8 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। 8 बजे के बाद कभी भी, 8 बजे 8:30 के बाद आ जाएगा। हम आपके लोग के लिए प्रॉपर टाइम रखें। किन्हीं को लगे कि नहीं हमको लेंस मेकर फार्मूला नहीं आ रहा है, किन्हीं को लगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप छूट गया, किन्हीं को लगे कि नहीं मेरा लॉजिक ये छूट गया, एकदम मोस्ट वेलकम है। एकदम 8 बजे आएंगे, हम कर लेंगे। हालांकि हम आज 16 17 बुधवार से हम पक्का आप लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं है। बाल कटवाने से ये मत समझिएगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई है। जब तक आपके 12th का, फिजिक्स का नहीं, 12th के पूरे पेपर को हम अच्छे से नहीं दिलवा देते हैं, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं। तब तक हम आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे। और आज तो स्पेशल डे भी है, अभी दही चूरा बहुत जगह 14 को मना होगा और आज 15 को भी मना है। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2023 कहा जाता है, आज उत्तरायणी भी होता है। इस 2023 के आज इस शुभ दिन से आप अच्छा करें। आप 12th में ना अपने लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा अचीव करें, सब आपके लाइफ में शुभ शुभ हो। तब तक आप शेयर नहीं कर रहे यार, सिर्फ चैट हाय हेलो कर रहे हैं। प्लीज हम देख रहे हैं हाय हेलो कर, मिस यू टू मिस यू 75 40 यानी 75 से 40 से कम होता है, मिस यू 2000, मिस यू फिक्स के पावर 500। अब लगा लीजिएगा यार जितना लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक 2013 प्रीमियर लाइव होगा। और
अगर अच्छा लगे ना यार तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने स्टेटस में और लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 2013 का क्वेश्चन। क्या बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया। इतना आगे लगा भाई, पिछले का लगाओ। आप बैठा। बिहार बोर्ड 2013 सामने क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। इसमें थोड़ा सा पीछे से, यस सब कुछ क्लियर है क्या? पता नहीं इसमें मेरे लैपटॉप में पीछे सब कुछ क्लियर। सर एग्जाम देने जाने से पहले वही गाना सुनकर जाना है जो आप बताए हैं। क्या बताए थे जी? जूम करेंगे। हमारा नाम लीजिए, विकास शर्मा जी। जूम क्या करें, ठीक है आप अपना मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए या लैंडस्केप में कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, समय को बिना बर्बाद किए हुए, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है। 2013 में आपका स्वागत है। सर कोई टाइम मशीन बना ली है क्या? नहीं, 2013 के क्वेश्चन बैंक में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे जल्दी। हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म बाय द लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द एक्सिस। अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्सिस पे रख दें तो कुल कितने इमेज बनेंगे इस लेंस से? आपको पता है ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है। कुल कितने इमेज बनेंगे ये आपको बताने हैं सर। आंसर बहुत सारा लोग क्वेश्चन बैंक लेकर बैठा हुआ है। कुल कितने इमेज बनेंगे, हिंदी मीडियम वाले, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पे रख दें तो आप सोचिए कितने बनेंगे। दिमाग भी लगाना है, सिर्फ आंसर नहीं बोलना। बहुत अच्छा, 2 बनेगा, लेकिन 2 क्यों बनेगा पता है? एक बनेगा रियल, एक बनेगा वर्चुअल। याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना है कि अगर लेंस है और प्रधान अक्ष पे रख दिया तो इमेज कितना बनेगा? 14। यस सर, कितना होगा आंसर? 2। कितना होगा आंसर? 2। धीरे धीरे ये वाला क्वेश्चन ना भाई हलवा क्वेश्चन है, हम यही बनाते हैं इसको। रुक जाइए, ध्यान देना है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप इच ऑफ कैपेसिटी, भाई हर साल पूछा है। लगभग 64 की जगह पर 34 कर दे, 27 कर दे, 125 कर दे, कुछ भी कर सकता है। बोल रहा है आपके पास ना 64 एक समरूप बूंद है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है। आपके पास टोटल कितने ड्रॉप है? 64 सब एक समान है। हर कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड है, यह मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा बूंद। तो बोलते हैं बड़का बूंद का धारिता बताइए। हम आपको प्रूफ करने वाले हैं, याद कीजिएगा। सी डैश बराबर इनके पावर 1/3 इंटू सी। ये याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन रहे कि एक समान 125 ड्रॉप है तो हो जाएगा इनके जगह पर 125। एक समान 64 ड्रॉप है तो इनके जगह पर हो जाएगा 64। एक समान 272 ड्रॉप है तो इनके जगह पर हो जाएगा 272। कुल ड्रॉप की संख्या प्रूफ किए सर बैच में, अभी यहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 64 का पावर हो जाएगा 1/3, प्रत्येक की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफेराड। अगर 64 का पावर 1/3 कीजिएगा तो ये आप 4 4 जा 4, 4 का पावर क्यूब, यानी 4 बचेगा। 4 बचेगा, 4 इंटू 5, आंसर हो जाएगा नए का 20 माइक्रोफेराड। देखिए तो है क्या ऑप्शन? सी, नए का 20 माइक्रोफेराड। क्लियर है? क्लियर है? यस क्लियर है? क्लियर है? बता दीजिए क्लियर है क्या? बस हमको इतना जानना है, जल्दी जल्दी। आज 1.5 घंटा में नहीं, आज 1 घंटा में फरियाना है। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? बस सर हमारा नाम लीजिए ना, रॉयल स्टार। हेलो हेलो, हम नाम सर, हम कोचिंग के बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं कोचिंग के बाहर? ये क्या तरीका है यार, कुछ भी मतलब लिखते रहता है। इससे हमारा जिंदगी में परेशान है, लेकिन वही नहीं मजाक करते रहते आप लोग, उसके फेर में रहे। वो कहीं करा रहे, हमको उससे क्या मतलब? एक करंट फ्लो, ध्यान से हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। करंट फ्लो कर रहा है वायर से जिसका रेजिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ R, एक हिंदी बात पर 5 ओम। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 7 वोल्ट। कितने सेकंड तक आप फ्लो कर रहा है? टाइम दिया हुआ है 20 मिनट।
बाबू पूछ रहा है हीट प्रोड्यूसेस, बताइए हीट कितना प्रोड्यूस होगा, आराम से कैलोरी में है, घबराना नहीं। 5 ओम के प्रतिरोध की एक तार से 5 ओम का प्रतिरोध है जिसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। कुल कितने मिनट तक धारा प्रवाहित होती है? 20 मिनट तक। तो उष्मा निकालना है। उष्मा का एक जबरदस्त फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT, I RT, R पता है, T पता है, I नहीं पता है, I नहीं पता है। ओम के नियम से भी पता है, R पता है, I निकल जाएगा। अब देखिएगा H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। I बराबर ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR। I बराबर क्या होगा, V बाई R का होल स्क्वायर इंटू RT। H बराबर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT। क्लियर है? V का मान सर साहब दिया हुआ है, V कितना है 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7। R कितना है 5 इंटू 5, फिर R कितना है 5 ही है। T कितना है 20 मिनट है, तो 20 गुने 60 होगा, मिनट है ना, 20 गुने 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब इतना आसान क्वेश्चन में ज्यादा, 5 से 1 5 कैंसिल, फिर 5 से 4 कैंसिल, 5 चौका 20, 49 में गुना कीजिए आप, H बराबर 49 गुने 6 चौका 24, 240। जल्दी फटाफट, अब 49 गुने 640 क्या हो जाएगा 240, 240 में मल्टीप्लाई करना है कितने से, 49 से, 49 से 4 9 चौका 36 का 6, 9 दूना 18, 19 20 21 का 1, 16 का 6, 4 दूना 8 1 9, देखते रहिएगा 6 7 9 2 11, 11 76 0, H हो जाएगा 11 76 0। ये जूल में है, ये किसमें है, मेरा चारों ऑप्शन किसमें है, कैलोरी में है। ये देख लीजिए, ये जूल में है। हमारा आंसर किसमें आया, यस सर जूल में है, 11760 जूल। आंसर किसमें पूछ रहा है, कैलोरी में। याद कीजिए आप, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर, तो 1 जूल में कितना कैलोरी, इसीलिए 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2। 1 जूल में इतना कैलोरी, तो 2 जूल में 2 से गुणा, 3 जूल में 11760 जूल में, तो क्या करेंगे, H बराबर 11760 अब बाई 4.2। एक बार भाग दीजिए जल्दी, 11760 बाई 4.2, हमको लग रहा है 2800 आएगा। पक्का चेक कर लीजिए, 2800 आ रहा है क्या, चेक कर लेना है। 11760 बटा 2800 आ रहा है, 28 आ रहा है, सही है। ये सब कौन लिख रहा है, बिगन कुमार, ये सब फालतू फालतू मैसेज मत कीजिए। हम 2800 कैलोरी आया है क्या, ठीक है ना, बी ओके। सर कोई क्वेश्चन थोड़ा भी डाउट हो आप समय लीजिए, आप समझिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बारीकी से इसको अच्छे से पढ़ लिए ना, आपका ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव, अगर आप भाई साहब 2011 से कर रहे हैं, 2011 से 2021 तक का कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं क्या होगा आपके साथ, गर्दन उड़ जाएगा आपका यहां पर ऑलमोस्ट याद ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, हटा रहे हैं इसको। अभी समय लिखने उखने का नहीं, सिर्फ समझने का है। और सर देखिएगा, इसको एकदम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम एम्पलीट्यूड, आप जब हमसे कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे जो कल चालू होगा, तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, और वहां हम आपको बताएंगे कि मॉड्यूलेशन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है आंसर, 0 से 1। ठीक नहीं लगाते हैं, 0 से 1। आयाम मॉडलन का सूचनांक हमेशा क्या होगा, 0 से 1, याद रखना है। कल आपके बैच में होगा ये 0 तथा 1 के बीच होगा, क्लियर है। आयाम मॉडलन का सूचनांक 0 तथा 1 के बीच होगा। आगे आते हैं, When ray of light enter a glass slab, जब रे ऑफ लाइट किसी कांच के शीशे में, जब प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है घटता है, जल्दी बताना है, बढ़ता है घटता है। ऑप्शन ए बी सी कई बार लिखा है, क्या नहीं चेंज करता, ऑप्शन में ये भी लिखना है, क्या है 0 एंड 1, क्लियर। जब प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी, बी बी बी। अच्छा, क्या चेंज नहीं करता, ओके आंसर किसका हो गया, डिक्रीज करता है। क्या नहीं चेंज करता, कल के ऑब्जेक्टिव में हम बताए थे, आप बस बहुत अच्छा प्रियांशु, गजब, जो भी लिखे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, बहुत अच्छा। रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, इस पे न्यूमेरिकल बनाए थे ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए तो
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया तो दूसरे मीडियम में वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ओके थैंक यू। क्या लिखते रहता है, पीडीएफ भेजिए ना, हमको तो हमारी सबके बातें से दिमाग फेल होता है। आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। 6 नंबर, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखिए दोबारा आ गया, ये 2011 में भी आया था। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम, प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रतिघात का मात्रक ओम। 7वां नंबर आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम। आज बहुत बच्चा पढ़ा है, जल्दी से निकाल के बताओ। 25 में 10 का आंसर देख के नहीं बताएगा, जल्दी बताना है बाइनरी नंबर। हम तो निकालने आता है, हम तो लास्ट में बताते करेंगे। आंसर चाहिए ए बी सी डी में से कौन होगा, जल्दी। यस, तुम्हें देख के मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, ठीक है, इसमें आपकी कोई खता नहीं है, गुरु को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी बाइनरी नंबर। बी 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 बहुत आ रहा है, बी हमको भी नहीं पता, हमको तो बनाना पड़ेगा। देखिए जो लोग आज क्लास अब्सेंट किए तो वो सीख भी लेंगे। हमको निकालना है 25 का बाइनरी नंबर। किसका निकालना है, तब 25 इधर लिखेंगे रिमाइंडर। इसको भाग हमेशा किससे देना है, 2 से। किससे भाग देना है, 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबे रहेगा, 12 मरतबे। 12 दूना 24, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे 6 टाइम्स, 6 दूना 12, रिमाइंडर बच गया 0। अब कहा है इसमें 6 दूना 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 1 का 2, रिमाइंडर बच गया 1। लिखना बाबूजी हमको ऐसे है, यानी 25 बेस 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी होगा 1 1 0 0 1 बेस 2, 1 1 0 0 1 1 0 0। अरे इसमें तो कोई नहीं है, एक बार और देख लेते हैं 25 का। 25 का 2 से दिए 12 मरतबे, 12 दूना 24, हाथ में 1। 2 से दिए 6 मरतबे, 2 छक 12 0। 2 से दिए 3 टाइम में तो जाएगा 2 3 0। 2 से दिए 1 टाइम। चारों ऑप्शन गलत है सर, आंसर गलत है। सब भक्ति वाला सबको, एक तो देखे ना बीसी नालायक अब लिख रहा है, कोई ये गलत है, इसमें सही कर लीजिए। आंसर गलत है, इस सब फेर में मत रहिएगा। आंसर गलत है सर, आंसर गलत है, आंसर गलत है, ठीक है। ये बता रहे हैं क्या किया हुआ, ये सर आंसर गलत है, हटाएं। समझ में आया, आंसर ऑप्शन गलत है। हाँ ओके क्लियर, हटा दूं फिर क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। ये आंसर होगा, आंसर होगा 11 0 0 1, 11 0 0 1। हाँ सब क्वेश्चन बैंक खोला हुआ राजीव, सही बोल रहे हैं। सोना है किसमें, किसमें, अच्छा ये ना हम जिस पब्लिकेशन से करवाए हुए हैं, ये जिस पब्लिकेशन से, ये आलोक पब्लिकेशन का है। तो आलोक पब्लिकेशन में बहुत सारे बच्चे, देखिए मेरे इस चारों में ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा। वो कौन सा पब्लिकेशन है वो, आलोक। मेरा भी तो आलोक ही है, ठीक है। मतलब दूसरे पब्लिकेशन में हो सकता है सही, क्लियर है, छोड़िए ना। दूसरे वाले किताब में सही दिया हुआ, अब उतना क्या दिमाग लगा देखिए। 8वां नंबर, 8 देखना है सर। ओह लाइमन सीरीज किसमें, हम बोले थे कि बहुत बार पूछता है कि लाइमन सीरीज किसमें पाया जाता है, बताइए तो लाइमन सीरीज किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है विच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम पूछ रहे हैं लाइमन सीरीज कौन से रीजन में पाया जाता है। आंसर सिर्फ लाइमन, हम क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि हमसे पूछिए कि विजिबल रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है, लाइमन, बार्बन, पास्टन, ब्रैकेट। मुझे तो पता है, लेकिन हम क्वेश्चन घुमा दिए। एकमात्र ऐसा था लाइमन जो इंफ्रारेड में पाया गया था। लाइमन पाया जाता है इंफ्रारेड में, पास्टन पाया जाता है विजिबल में, और बाकी तीनों पाया जाता है किसमें, अल्ट्रावायलेट में। बाकी तीनों पाया जाता है अल्ट्रावायलेट में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी में पड़ती है, कौन सी श्रेणी में, बाल्मर श्रेणी में। कौन से श्रेणी में, बाल्मर श्रेणी में। बी होगा आंसर, 8 का बी, जल्दी कीजिए, 8 का होगा बी, 8 का बी। ओके 9वां देखिएगा, 8 का बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी हमारा ब्रिलियंट से है, दिस मैसेज इज हेल्ड फ्रॉम रिव्यू। ओके कोई बात नहीं है, हमको उससे क्या होता है, हम तो आंसर बता ही रहे। 9 नंबर, इसको ले चलते हैं कहां, नीचे, लेकिन यही बना दे यार, आदेश दे यही बना दे। इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर है,
ये 3 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये दोनों है पैरेलल में, तो 3 3 हो जाएगा 6। पैरेलल में होता है 1/C1 प्लस 1/C2, सॉरी पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, 3 3। आप देखिए ना, ये हो गया 6 माइक्रोफेराड। बाप रे बाप, ये सब क्वेश्चन एकदम मतलब पूछने के लायक नहीं है। ये है 4 माइक्रोफेराड, ये दोनों सीरीज में 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 होगा ना जी? 12, सॉरी 12, थैंक यू भाई। 6 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 और 4 3 2, देखिए आंसर होगा 12/5, है क्या कहीं? 12/5, 1/C = 5/12, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/5, नहीं दिया हुआ है सर, इसमें भी देख लीजिएगा, इसका आंसर ऐड कर लीजिएगा, आंसर होगा 12/5। क्वेश्चन बैंक में रहता ही है सर, कोई डाउट है क्या? 12/5, आप लोग के पास डिफरेंट होगा, ऑप्शन गलत है, थैंक यू, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास ऐसा होगा 24/10, ये क्या बोल रही है 24/10? 24/10 वही होता है भाई, कटने के बाद वही आएगा। क्लियर, आंसर लिख लिए 12/5, ओके, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, हटा रहे हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। फिर बहुत सोच रहा होगा सर फिर बहुत पढ़ा रहे हैं, भाग जाएंगे हम छोड़ के। नहीं जाएंगे ना, मैं भागेगा मत, प्लीज हम माहौल बनाएंगे, एक पोर्शन कम से कम कंप्लीट कर लें। इसको हम ले चलते हैं साइड पर, हिंदी इंग्लिश दोनों रखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन सर, पूरे पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। लड़का न्यूमेरिकल देखता है, दूसरे का कॉपी झांकने लगता है। भैया अपने आप पे विश्वास कीजिए, बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल। देखिए इधर रख दिए, अगर आपको भारी लगेगा तो उठ के चले जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। बोलता है आपको ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 10 माइक्रोकूलम का। यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। क्या निकालना है? गोले पर E बराबर, अच्छा फाई बराबर, याद कीजिए तो विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर E है। गोला है तो गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² इंटू A होगा। A का मान होता है K का मान 9 × 10⁹ Q का मान साहब दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10 माइक्रो नैनो 10⁻⁻6 10 × 10⁻, अरे -6। R कितना है नहीं पता है, छोड़ दिया है। गोले का क्षेत्रफल 4πr², r² से r², 4π रहने दीजिएगा, काहे कि आंसर हमारा पाइये में है। ज्यादा समझदारी मत देखिएगा, चारों ऑप्शन पाई में तो हो जाएगा 4 9 36 गुने 10⁻9 एक 10 10⁻9 और 10 में से 6 गया 10⁻4 36 पाई गुने 10⁻4, सॉरी यूनिट लिखना एकदम जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 36 पाई गुने 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? कोई बोलो यार, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सूरज कहाँ है? सूरज हमारे दिल में है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। द रॉयल बैच प्रेजेंट, द रॉयल बैच, हाँ अच्छा लिखता है, रॉयल बैच वाला सब लिखता है जब द रॉयल बैच। सर ये बहुत गलत कर रहा है सर, तो ये सब कोई नहीं करता सर, प्लीज सर। ऊपर से चाय, ऊपर से मटका वाला चाय, पागल करिएगा क्या सर? नहीं आपको ठीक है। ये रहा रेहानी सर, ये रेहानी सर है, ये उनके हाथों में चाय है और मैं चाय का चुस्की ले रहा हूँ क्योंकि इंटरवल हुआ है भाई। मजा आ गया भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो गर्मी का माहौल है, चाय का मजा नहीं लेंगे तो कैसे हो जाएगा? हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार मेरा नाम लीजिए ना, छुपा रुस्तम, यही नाम लिखा हुआ है। नो एनी प्रॉब्लम, ले 500 नहीं चाहिए आपका 500, आप अपने पास रखिए। चाय वाली पार्टी, बिल्कुल। आई हेट यू, करिए नफरत, बट आई लव यू।
चाय हो गया ठंडा। अरुण नहीं बोलते कि चाय ठंडा हो जाता है, वो ठंडा हो गया। गर्म पानी पी ठंडा हो गया, गर्म पानी पी लिया। इसमें ठंडा नहीं होना चाहिए, बोतल खराब हो गया हमको लग रहा है। दूसरा कोई बात नहीं सर, ये बहुत गलत आदत है। एक कप पी लिए वो ठीक है, दूसरा का कप में हाथ लगा रहे ना, सामने रहते तो हम आपका कपार फोड़ देते हैं। फोड़ दीजिए सर। आपके स्कूल का सेंटर कहाँ है? हम यही सब पूछते रहो तो सब। चलिए आते हैं 2 मार्क्स की ओर। 2 मार्क्स की ओर स्वागत है 2 नंबरी में। आधा क्वेश्चन तो आपको यूं मिलेगा कि हम पढ़े हुए हैं, मतलब पीछे करवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते रहिएगा। ये बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको ना धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। ध्यान दीजिएगा, धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखते हैं कि आधा वैसे ही घबरा जाता है। आप एक्चुअली क्या होता है कि देखिए विद्युत क्षेत्र हुआ क्या, हम लोग हैं चार्ज। क्या है? चार्ज। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं ना, तो बाप रे अचानक से हम डेविएट हो जाते हैं। एक ऐसा फील्ड आता है हम लोग के पास, लगता है कि हमारा नजर वाह देखना वाह हुए हो। याद आया? मतलब जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगे, वैसे फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं हिंदी में। जहां पे कोई बिंदु आवेश या कोई भी आवेश, डिफिनेशन के लिए हम पॉइंट चार्ज यूज करते हैं। जहां पे कोई बिंदु आवेश या कोई भी आवेश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन या कोलंबियन फोर्स फील करने लगे, तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या क्लियर है? अपने से फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अच्छे से किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। समविभव पृष्ठ को बताइए, वैसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मान क्या हो, नाम है समविभव पृष्ठ, इक्वल पृष्ठ। वैसा सतह जिसके हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या हो, समान हो, ऐसे सतह को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे सतह को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। लेजर किरण का 2 विशेषता लिखिए। कई बार लिखवाएगा? 2011 में भी लेजर किरण का 2 विशेषता आया था। लेजर किरण ना एक पैकेट ऑफ लाइट में होता है। पहला विशेषता, लेजर लाइट इज ए बीम ऑफ लाइट एंड फॉर्म में ऑलमोस्ट सारे लाइट का वेवलेंथ सेम होता है, मॉड्यूलेशन का पालन करता है। 50 वाली लीजिएगा। देखिए यहां पे कह क्या रहा है, कहता कुछ और है, बच्चा करता कुछ और है। 2 कंडेंसर have capacitance C1 and C2, so their parallel combination and series combination, so SHOW, so मतलब है दिखाइए उसके पैरेलल, यानी कि आपको सर्किट बनाना है। हिंदी में थोड़ा सा और स्पष्ट है, 2 संधारित्र की एक की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2। इसके पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम के परिपथ को दर्शाना है, प्रूफ नहीं करना है 1/C1। यही लड़का गलती करता है, तो सबको पता है। यहां देखिएगा, परिपथ बनाना हम कराते हैं फॉर सीरीज के लिए। किसके लिए? फॉर सीरीज के लिए। सीरीज में होगा C1 C2। अगर आपका इसका सीरीज के में क्या होगा 1/C², ये प्रूफ नहीं करना है 1/C1 प्लस 1/C2, या S लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। समानांतर के लिए फोटो जरूर बनाना है सर। ये C1 है, ये C2 है, परिपथ ही बनाना है। ये C1 है, ये C2 है, दोनों को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, हो गया। CP= क्या होगा? C1 प्लस C2। CP= क्या होगा? प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है। C बराबर होता है Q/V। पूछा है क्या आपसे? क्या है? सीरीज में रहता है तो क्या सेम होता है? सीरीज में रहेगा तो चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। सीरीज में रहेगा तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या सेम है? चार्ज। क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल। V बराबर Q/C, V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, दोनों को जोड़ देंगे। पैरेलल में रहेगा तो क्या सेम होगा? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो C बराबर Q/V। प्रूफ नहीं बोल रहा, बस आपके लिए बता रहे। Q बराबर CV, पहला वाला पे चार्ज Q1 बराबर C1V, दूसरा वाला पे चार्ज Q2 बराबर C2V, दोनों को जोड़ दीजिए यार। Q बराबर V से भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है जी? काजल जी आप अपना चिंता मत कीजिए, दिव्या का बहुत पोटेंशियल से मुंह का पैरेलल में। ओके यही बोले हम सर। जल्दी जल्दी देखिए कितना फायदा होता है क्वेश्चन बैंक से। सर हम लोग को भी बहुत सारा काम होता है, उसको छोड़ करके हम बैठे हुए हैं। डिफाइन करना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, प्रूफ मत कर दीजिएगा। डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें। धारा का एवरेज वैल्यू का डिफाइन करना है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यम और वर्गमूल। तो हम बोल रहे हैं एसी ना अपने एक कंप्लीट साइकिल में 2 हाफ साइकिल का निर्माण करता है। फिर से एसी का एक कंप्लीट साइकिल कितने साइकिल से बना हुआ है? 2 हाफ साइकिल से, एक पॉजिटिव साइकिल और दूसरा नेगेटिव साइकिल। बोथ द साइकिल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दोनों साइकिल का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइकिल का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइकिल का होगा। पता है फर्क क्या है? दोनों का नेचर अपोजिट होगा। हिंदी में बोलेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज मेड ऑफ 2 हाफ साइकिल। हम एवरेज वैल्यू का मान बोल रहे हैं, मीन वैल्यू का। व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी? A complete cycle of AC is made of 2 half cycle. First half cycle is called positive cycle. Second half cycle is called negative cycle. Both the cycle have same magnitude but opposite in nature. दोनों साइकिल का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, ठीक है। और एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एवरेज मान जो होता है, औसत मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है भाई? ये मतलब ये आया था प्लस 0.637 ऐसा कुछ था। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, 0। एसी के एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है? 0। एसी के एक संपूर्ण चक्र में औसत मान, माध्य मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर क्या है? अपोजिट है। आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गया इन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। एसी अपने संपूर्ण चक्र में जितना हीट प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। एसी अपने संपूर्ण चक्र में जितना हीट प्रोड्यूस करता है उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। थैंक यू, बहुत लोग आता है, बहुत अच्छा। काश अरे भाई तुम लोग पढ़ने आया है कि मैसेज खेलने छोड़िए ना, गोल्ड माइंड टेलीग्राम छोड़िए, दूसरे का देखे। ओके, दूसरे की बुराइयों को निकालने से अच्छा अपने काम पे ध्यान दिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बनाने वाला है, इसको ले चलते हैं साइड। मजा आ जाए 5 मिनट। इस साल के लिए याद रखिएगा, हम आई एम नॉट ए गॉड, लेकिन हमारा दिल कहता है कि प्रिज्म फॉर्मूला और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, याद के सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस when they are separated by d distance with each other। 2 लेंस को d दूरी पे रखते हैं, लेकिन ये d दूरी वाले नहीं है, दोनों को सटा के रखते हैं। The power of lengths of 2 lenses are 12 diopter and -2 diopter। They are placed in contact on same axis। एक बोल रहा है कि लेंस का ना पावर ऑफ लेंस एक का दिया हुआ 12 डायोप्टर। कितना दिया हुआ? 1 का 12। तो पावर इक्वल टू होगा 1/f1। f1 इक्वल टू हो गया 1/p, हमेशा मीटर में होता है, याद रखिएगा। f1 इक्वल टू 1 बाई p आपका कितना है? 12। f1 इक्वल टू 1/12। f2 इक्वल टू आते हैं, फिर से डायरेक्ट करेगा, फिर से अगेन दूसरे लेंस का बताइए। तो p बराबर हो जाएगा 1/f2। अरे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। f2 इक्वल टू 1/p। हम इतना बता रहे हैं, जिन लोगों पर नहीं ये फेल होने का खतरा मंडरा रहा है, आप आराम से बाबू, आराम से पढ़ भी कौन रहा है पता है? यहाँ पे जो क्लास में अच्छे से पढ़ा हो, चोर उचक्का सब अभी भी घूम रहा है, ये बोलता है बाद में देख ले बहु। खुश है हम कुछ बच्चों से, सर कम से कम जिनकी स्थिति खराब है, जो क्लास नहीं किए हैं, बाबू आप केवल क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। सब लोग कहता है कि कम से कम क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा। ये सर 2 मार्क्स में प्रूफ करना लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके सर, स्मार्ट लग रहे हैं। रेसिप्रोकल का ये सर क्या है फोकल लेंथ? छोड़िए, ध्यान दीजिए, हम पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/p। f2 इक्वल टू हो गया 1/p कितना है? -2। f2 हो गया -1/2। क्लियर? ये दोनों मीटर में है।
अब हम जब दो लेंस को सटा करके रखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, कॉपी भी निकाल के चेक कर लीजिए। आज जब d डिस्टेंस पे रखे थे तो था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d इंटू d/f1 इंटू f2, याद कर लीजिएगा, ये प्रूफ है सर कॉपी में। अब इसको आप 1/f1 पता है, 1/f2 पता है, क्या आपसे हो जाएगा? 1/f1 पता है, 1/f2 पता है, हो जाएगा कि हम सॉल्व करें? कर ही देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, देखिएगा ना, f1 प्लस f2 बाई f1 इंटू f2 लिखेंगे ना बाबू, या पलट के लिखते हैं f बराबर f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। ध्यान दीजिएगा, मीटर में है सब, f1 है, पलट चुके हैं हम, f1 है 12 नहीं, 1/12, f2 है -1/2, ओके, -1/2 बाई f1 है 1/12 प्लस f2 है -1/2, माइनस कर दूं, अरे प्लस माइनस 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 हो गया 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो f बराबर आता है 1/12 दूना 24 माइनस 1/24 हो गया, बाई इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ही होगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया, इधर दिख रहा है क्या? यहां देखे तो दिख रहा है, f बराबर -1/24 गुने 12/5, ठीक है, -12/5, 12 दूना 24, f बराबर माइनस माइनस प्लस 1/10, f बराबर हो गया 1/10। ये मीटर में है, हमको चाहिए सेंटीमीटर में। 1/10 5 दूना 10, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना है? यानी कि आपका फोकस आया है 1/10 मीटर, मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए शायद 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा 1/, अगर आप यहां भी छोड़ देते हैं तो आंसर सही है, और यहां भी, लेकिन जनरली फोकस छोटा होता है इसलिए 1/10 इंटू 100, 0 से 0, f बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? बस आपका हाँ चाहिए, क्लियर है या दोबारा समझाएं? आपका हाँ चाहिए 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना? क्लियर है? सर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिए कितना समय लगता है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बस हमको ये तो बताइए, वंस मोर वाले क्लियर है सर? ओके, देखिएगा वंस मोर, एक लेंस है जिसका पावर दिया हुआ है 12 डायोप्टर, एक दूसरा लेंस है जिसका फोकस दिया हुआ है -2 डायोप्टर। ध्यान देना है, बस एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक है 12 डायोप्टर, दूसरा है -2 डायोप्टर। पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो हमको तो फोकस चाहिए। f1 इक्वल टू 1/p, p है 1 का 12, f2 इक्वल टू हो गया -1/2। f भाई f1 पता है, f2 पता है, जब दो लेंस को सटा करके रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बटा बटा जोड़ घटाव के f1 प्लस f2/f1 इंटू f2 पलट दिए, क्योंकि 1/f है, हमको f चाहिए। f बराबर देगा f1 इंटू f2/f1 प्लस f2, जोड़ घटाव करने नहीं आता है क्या? f1 पता है, f2 पता है, f1 पता है, f2 पता है, कर दिए। क्लियर है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हट जाएंगे। यस सर, क्लियर है? यस यस सर, क्लियर सर? खाना खा लिए? गजबे गजबे बात से पूछते हैं, जहर खिला रहे। यस यस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हटा रहे हैं बाबू, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। हट जाओगे, मैं हट गया। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तो चल मैं आई, तो चल खाने में आई। एक्सरे का कोई 2 किरण लिख रहा है, कुत्ते रह गया तू ना रे। एक्सरे का 2 50 मूवी लिखवा देंगे एक्सरे का, देखेगा। पहला प्रॉपर्टी, एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। एक्सरे कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। तो एक को तो छोड़िए नहीं, को तो जग जाहिर वाला बोलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब हम वेव पढ़ा रहे थे उसमें एक बड़ा फेमस प्रॉपर्टी था, वो कमेंट में लिखना है। एक बड़ा फेमस प्रॉपर्टी था, जो लिख देगा हम समझ जाएंगे क्यों कॉपी नहीं यूज कर रहा है। एगो इट इज डॉट डॉट स्पेक्ट्रम, याद कीजिए, एगो लिख रहा है केवल, इतना बोल दिए। एगो बड़ा फेमस था, जल्दी
टू सो नहीं, यही तो एक वो फेमस वाला बताना है, इट इज डॉट डॉट स्पेक्ट्रम, सब में कॉमन था वो। मैं बताऊं क्या? हाँ यस यस हम बता रहे हैं। नहीं ये सब ठीक है रेडियोथेरेपी में, इट इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम, ये हम सुनना चाहते थे। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत फेमस था, यह एक, हाँ ओके, पहला प्रॉपर्टी यह एक अदृश्य वर्मपट है। दूसरा प्रॉपर्टी ये स्पीड ऑफ लाइट के जितना चाल से प्रकाश की चाल चलती है उतना चलता है। 4 को 5 को बताया था, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये दिस इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, इसका उपयोग हम लोग ना रेडियोथेरेपी में करते हैं। फ्रैक्चर पार्ट और बोन वोन में बहुत सारा हो गया सर, ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा। ओ माय गॉड, आज हम सवेरे एक लड़का से लड़ लिए हैं। लड़का हमको बोला है, ध्यान से सुनेगा बार बार, सर पी टाइप पढ़ा दिए एन टाइप पढ़ा दिए, अब उसका अंतर कौन लिखवाएगा? हम तो हे भाई, वो लड़का अभी होगा भी मेरा दोस्त 7 से 8 वाला का दोस्त है क्या? एक बार लिख दीजिए, हाँ दोस्त है, दोस्त है मेरा दोस्त 7 से 8 वाला है क्या दोस्त? तो दोस्त को बोले अरे बाबू अंतर स्पष्ट करने का मतलब यही होता है कि बीच में वो लाइन खींचे, इधर लिखवाए पी टाइप, इधर हम पी टाइप पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा पॉइंट लिखवाए थे कि नहीं? ये तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। पी टाइप में हम क्या क्या लिखवाए थे सुनिएगा। पी टाइप अर्धचालक में हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि हिंदी में। ए पी टाइप अर्धचालक में दोस्त है का? हाँ दोस्तों पता नहीं सब लिख रहा है दोस्त नहीं नहीं धर्मचंद नहीं है, वो दूसरा है, उन्हें तो गायब है। मेरा भाई बहुत मेहनत करता है, रामाशंकर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छा लड़का है सर, वो किस स्तर से उठ गया, आप लोगों को सीखना चाहिए रामाशंकर से। ऐसा वो जो 10th पास करके आया था, एक लाइन इंग्लिश नहीं लिख पाता था, आज उसके तो सैल्यूट है रामाशंकर को, थैंक यू उसके लिए हम जो भी हो। पहले सुनिएगा, पहले मेरा बात सुनिए तो हो गया। रामाशंकर हाँ बेहुदा कहीं, तो उसका नाम क्या है? रामाशंकर रामाशंकर करवा दिया, इसे तो गजब गण गुरु घंटाला क्या है उसका नाम? तू नहीं है रामाशंकर, नहीं है पता नहीं भूल गया, कुछ है नाम। हाँ अरे सुनिए ना, चलिए चलिए हम इधर हमको देखिएगा, अंतर स्पष्ट करें। पी टाइप में हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं, त्रिसंयोजी हिंदी में। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं। पी टाइप में ध्यान रखना है होल मेजॉरिटी में होता है, पी टाइप में होल मेजॉरिटी में होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होल माइनॉरिटी में होता है, क्लियर? और पी टाइप में फर्मी एनर्जी, पी टाइप में होल मिला है, ट्राइवैलेंट फर्मी एनर्जी वैलेंस बैंड के साथ, उल्टा बोल रहे हैं। पी टाइप में फर्मी एनर्जी वैलेंस बैंड के साथ और एन टाइप में फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ। कितना कितना डिफरेंस हो गया? बहुत सारा हो गया। एक बार और हम एक साइड एन टाइप कर देते हैं, एक साइड पी टाइप, कंफ्यूजन होगा। एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी टाइप में ट्राइवैलेंट। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होल में सॉरी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल माइनॉरिटी में। प्लीज याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पी टाइप में होल मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। पी टाइप में, एन टाइप में ना फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ शिफ्ट करता है। हम पढ़ाए थे व्हाट इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी इज ए मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पॉकेट में पूरा पैसा भरा हुआ है, अब बाबू आपके पास पैसा आ गया, पुलिस आने वाला है तो बगल वाला के पॉकेट में धर ले डाले, तू ये होता है। वैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ था, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। यानी फर्मी एनर्जी एन टाइप में किसके साथ शिफ्ट करेगा? वैलेंस बैंड के साथ। और पी टाइप में किसके साथ शिफ्ट करेगा? कंडक्शन बैंड। क्या हो गया? 4 को 5 हो गया, 2 को पूछ रहा था, छोड़ दे। 4 को 5 को 2 हो गया। पेंटावैलेंस भी हो तेरी, मेरा लड़का साहब भाई साहब गर्जर। चलिए लेंज लॉ आराम से सुनेगा। हम लेंज लॉ के बहाने ना हम क्या क्या आपका रिवीजन कराने वाले हैं उसे सुनेगा। हम कराएंगे सेल्फ इंडक्शन, हम कराएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, हम कराएंगे तब लेंज लॉ, स्वप्रेरण, इसी बहाने हो जाएगा। हम बताए थे पता है, पहले फैराडे फर्स्ट लॉ कराते हैं, फिर फैराडे सेकंड लॉ कराते हैं, तब लेंज लॉ कराते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। प्लीज हमारा बात सुनिए, एक कमेंट छोड़ दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। जब किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष आगे पीछे गति कराते हैं तो बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान भी परिवर्तित करता है। कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होती है जब तक कि आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या होते रहेगा?
परिवर्तित होते रहेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, यानी आपका प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होगा जब तक आपका ये क्या चेंज करते रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज करते रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन, हम क्या कर दिए कि यहां पे एक मैग्नेट ले लिए, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं प्लीज बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आए चाहे नहीं हम नहीं जानते हैं, मेरा दिल कहता है कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हो गया। ये आपका क्लोज कॉइल है, हम इसको ना टू एंड फ्रो गति कराते हैं। देखिएगा प्लीज ध्यान से, ये फिगर 1 है। ये बोल रहा है जब हम किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष आगे पीछे, हम इंग्लिश में बोलेंगे, जब किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष आगे पीछे गति कराते हैं, तब अगर हम इस चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं, इसके करीब ले जा रहे हैं, तो क्या इसका चुंबक, इस कुंडली का, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ नहीं रहा है क्या? हम इसको ले जा रहे हैं, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो भाई बराबर बी डॉट है, हाई बराबर, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, हम लेंस नहीं बता रहे, हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ये चुंबक आगे जाएगा वैसे वैसे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहेगा तब तक, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहेगा तब तक इस कुंडली में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होते रहेगा। क्लियर है ना? इंग्लिश में आप बहुत प्यार से समझा के बोले हैं, थैंक यू आलोक जी, बहुत अच्छा, पूरा संजना अच्छा करती है, पूरा लिखी लेती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन, ये लेंजला नहीं है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ बता रहे हैं। व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज कॉइल एंड इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, हो गया, देन एंड इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, देन ड्यू टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो चेंज, induce current and induce EMF produced in closed coil till that time until magnetic flux is changed. It's called Faraday first law. It's called Faraday. Induce current और induce EMF तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। Faraday सेकंड लॉ, हम वादा किए कि दोनों लॉ। Faraday सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF, E इक्वल टू माइनस d∅dt। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। क्लियर? रेट, वही पूरा लाइन टैगलाइन लगाएंगे, व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कॉइल एंड इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। प्लीज फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो गया। लेंज ना बहुत स्मार्ट था, लेंज क्या था, बहुत स्मार्ट था। लेंज पता है क्या किया, फैराडे तो ये बोल के चला गया कि बाबू ठीक है आप मैग्नेट मोशन कराइएगा ना तो क्या उत्पन्न होगा, इंड्यूस करंट। लेंज बोला भाई साहब इंड्यूस करंट के साथ साथ इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी उत्पन्न होगा। सुनिएगा लेंज लॉ, जब हम किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं तो कुंडली में चल रहा है ना, हेलो हेलो, हम स्क्रीन में हम ही नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, हम इधर उधर चले जाते हैं। जब हम चुंबक को बंद कुंडली के साथ, क्या है अरुण भैया की जिंदगी बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्दी, अभी तो नहीं लेकिन एक दिन हम लाइव आकर देंगे बहुत बड़ा खुशखबरी। हम हमेशा ये चाहे हैं कि आपके अरुण भैया को गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब भाई से कम कभी नहीं माने, मतलब हम सारी चीजों को, उनका मतलब योगदान, रेहानी फिजिक्स उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आज रेहानी फिजिक्स इन ऊंचाई पे पहुंचा है तो आपका तो प्यार अल्टीमेट बहुत मिला है, अरुण भैया का भी बहुत प्यार रहा है सर। वो जिस रूप में रहा हो, उनके दिल तन मन धन से, मतलब मेरे लिए वो मेरे पूरे जिंदगी के पार्ट ऑफ लाइफ रहेंगे सर। वो मेरे कोचिंग के ये नहीं है कि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, यहाँ के वो है, बस उनका एक योगदान मेरे लिए भाई साहब, मतलब एक दिन हम अरुण भैया पे को डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, लेकिन सक्सेस हो जाएगा, तो वो भी आधा सक्सेस है आधा बाकी है, ठीक है। या सही है, देखिए बात यस, अरुण भैया का कुछ आ रहा है क्या? यार पुलिस अभी फाइनल नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट जिस दिन बन जाएगा उस दिन पार्टी होगा सर, ठीक है। अरुण भैया लगे हुए हैं, अब नहीं होगा क्या सर, आपका फिजिक्स के हीरो है? हाँ बिल्कुल, मेरा भाई है, ठीक है, बहुत बात बनाते हैं सर, पढ़ाइए ना। अच्छा, हाँ लेंज लॉ, तो लेंज बोला फैराडे फर्स्ट लॉ क्लियर, फैराडे सेकंड लॉ क्लियर। जब हम किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, कुंडली में करेजा मैग्नेटिक, कुंडली में इंड्यूस करंट के साथ साथ इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। एक बार इंग्लिश में, व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज कॉइल,
then induced magnetism is produced in closed coil. Induced magnetism is produced in closed coil. समझाना है, जब हम किसी चुंबक के इन पोल को क्लोज कॉइल के पास ले जाते हैं तो क्लोज कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और उसका सबसे जो नियरेस्ट पोर्शन होता है किसकी तरह काम करता है? एन पोल की तरह. प्लीज याद कर लीजिए, जब हम किसी चुंबक को, ये याद नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, एन मतलब नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और नजदीक का पोर्शन किसकी तरह काम करेगा? नजदीक का पोर्शन काम करेगा एन पोल की तरह. अब एन पोल को दूर हटाते हैं फिगर सेकंड में, तो फिर से चुंबक में कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और उसका जो सबसे नजदीक पोर्शन होता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है. क्लियर सर? ओके है, थैंक यू अजीत सर. 11th के बारे में बोल दे. 11th का कल कोई क्लास नहीं है सर, हम अभी आपको पढ़ाने के बाद हम टेलीग्राम पे लिखेंगे. एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ काम है, परसों से आपसे हम लोग बात करेंगे. कल 11th का कोई क्लास नहीं है, अगर कोई घर में है तो कल से कल मत आइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हटा दे. एक और यही है, ट्रांसफार्मर क्या है? ओहो बताइए तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर आप पढ़े थे अल्टरनेटिव करंट में, भाई साहब 3 दिन लगातार ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे. ट्रांसफार्मर क्यों लेमिनेटेड करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, अगर इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, आराम से निकल जाएंगे हम. किसी का इफिशियंसी, दक्षता का मतलब ही होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर. आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. लेकिन पहले मेरा बात सुनना है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बिना पावर में लॉस किए हुए. ये लाइन बहुत तगड़ा है, याद रखना है. ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which convert high voltage into low voltage और low voltage into high voltage without loss of power. ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो हाई को लो में और लो को विदाउट लॉस. और ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण पे, हिंदी मीडियम, ट्रांसफार्मर किस पे आधारित होता है? अनोन्य प्रेरण पे. ये ओके, थैंक यू. बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सर. आपके इस एनर्जी के कारण देखिए, हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो गलतियां पकड़ने के लिए बैठे होते हैं. पकड़िए, बताइए. आई एम नॉट ए रोबोट, हम गूगल नहीं है, हम रोबोट नहीं है. होता क्या कि ना, एक लड़का बोल रहा था ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज. कहीं वोल्टेज की जगह पर पावर बोला गया. भाई ये जवान है, स्लीप हो जाए तो माफ कीजिए. आप मेरे कमी को खोजने के, आप मेरे कमी को बताइए कि सर यहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम इंसान है, हो सकता है कि मेरा टंग स्लिप कर जाए बोलने के दौरान. चलिए उतना डीलिंग नहीं देना. ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो हाई को लो में और लो को हाई में बिना पावर में लॉस किए हुए. और दूसरी सबसे बात, किस पे आधारित होती है ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन पे. किस पे आधारित होती है? म्यूचुअल इंडक्शन पे. आगे बढ़ूं? अच्छा, इसका एफिशिएंसी, किसी भी चीज का एफिशिएंसी निकालना आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर. सर हम लाइव देखे हैं, नहीं पा रहे हैं तो अभी रिचार्ज किया. थैंक यू ठाकुर ऋषि ऑफिशियल, प्रणाम, थैंक यू. आप लोग को पढ़ लेते हैं, अब मोबाइल हटा दिए. ओह माय गॉड, मजा आ गया. आप देखिए व्हाट इज डी ब्रोगली वेव, फिक्स लिखवाते हैं. डी ब्रोगली वेव क्या है? मेरा बात सुनिएगा, मजा है. एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, सबसे पहले होते थे जे थॉमसन. जे थॉमसन के थ्योरी को गलत किया रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के थ्योरी को गलत किए नील्स बोर. नील्स बोर तक ही काम, मतलब केमिस्ट्री यार बहुत पता नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्सन है. आज पढ़ते हैं कल फेल हो जाता है, मतलब उसमें एकदम गोल गोल घूमना पड़ता है. थैंक यू सारे केमिस्ट्री वाले गुरुजन का प्रणाम. मतलब आज पढ़ाइए, कल थ्योरी गलत हो जाए, क्या फायदा ऐसा थ्योरी से? पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा. ये बता रहे थे ना, तो सुन रहे सारे गुरुजन को मेरा नमन है. वो लोग भी गुरु है, उन लोग से भी हम कुछ सीख लेते हैं सर. तो मैं क्या बता रहा था, जे थॉमसन के थ्योरी को गलत किए थे रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के थ्योरी को गलत किए थे, अब क्या गलत किए थे हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन बनना है. बोर के थ्योरी, बोर साहब पता है क्या करे थे? बोर में तो बहुत सारी कमी थी. बोर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया था. बोर के द्वारा फाइन लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन किया गया था. बोर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे घूमती है. यही वो नील्स बोर का कहना था. नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्पिन वेव मोशन करता है, यही उनका तरंगीय सिद्धांत है. एक बार मैं क्लियर कर दूं, ए मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई गतिमान कण है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन,
समटाइम एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम एक्ट एज ए पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, कभी वेव की तरह काम करता है और कभी पार्टिकल की तरह काम करता है। थोड़ा सा हमको लग रहा है ना ये लाइट ऊपर जाएगा कैमरा, 1 मिनट। तो की भेगली पूरा तो अंग्रेज बन के बैठल से ना रे। हेलो हेलो, अब ठीक हो गया होगा, ऊपर वाला बोर्ड आ रहा था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन समटाइम एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम एक्ट एज ए पार्टिकल। हम पता नहीं लाइव, हम पता मेरे साथ क्या हो रहा है, हम लोग ना हम यहाँ पे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको जो दिखा रहा है यूट्यूब, हम उससे 10-15 सेकंड पीछे रहते हैं। बहुत मस्त सब्जेक्ट है सर केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री से मतलब केमिस्ट्री उतना अच्छा, मेरा खुद का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो आज पढ़ते हैं कल फेल हो जाता है। ठीक है, ओके, फिर से सुनिए, बहुत सारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, a moving particle like electron sometime act as a wave and sometime act as a particle, hence electron revolve around the nucleus in form of spin wave motion। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर कौन सा मोशन कर रहा है? स्पिन वेव मोशन। प्रूव करना है E बराबर mc², इसका इक्वेशन E बराबर फोटोन एनर्जी से h न्यू, समीकरण 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो आता है mc² बराबर h न्यू। mc² बराबर h, न्यू के जगह होगा c बाई लेमडा, एगो c से एगो c, लेमडा बराबर बच गया h बाई mc। दिस इक्वेशन होल्ड गुड फॉर पार्टिकल। ये इक्वेशन भाई घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये बात और है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के चाल से घूम रहा है। c को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है। c को क्या दर्जा प्राप्त है कि वो सिर्फ प्रकाश के चाल को दिखाएगा। अगर किसी और चाल को दिखाना है तो उसके लिए v यूज करना पड़ता है। c के जगह पर हम यूज करते हैं v, लेमडा बराबर h बाई mv। ये प्रूफ करने के लिए तो नहीं बोला था हम, लेकिन कर दिए। बोला था राइट, सिर्फ लिखिए इसके एक्सप्रेशन को। दिस इज कॉल्ड फेमस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फेमस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्लियर है? लैम्डा बराबर h बाई mv, दिस इज द फेमस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्लियर है? सर वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, आप अपना क्लियर दिखेगा। ये सब फालतू कमेंट किसी टीचर के बारे में प्लीज मत लिखा कीजिए। जो कर रहे हैं, अगर आपके किसी गुरुजन का सम्मान नहीं है तो फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है। वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छा है क्या? अरे अपना वो बढ़ाइए ना, मेरा तो बहुत मस्त दिख रहा है इधर। यस, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, प्लीज भागिए मत। यस सर। जो एक भी दिन अगर आप किसी से ABCD पढ़ लिए और उनके लिए आपके दिल में सम्मान नहीं है तो फिर आपको किसी के लिए सम्मान नहीं है। भंवर धाराएं क्या है? आहा, ओ माय गॉड। रुकेगा, मैं बताता हूं आराम से। व्हाट डू यू मीन बाय, इसे समझाना है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख रहा है। एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था फोकाल्ट। क्या नाम था? पता नहीं, 1800 समथिंग ईस्वी में फोकाल्ट इंट्रोड्यूस। ओके, वे मेटालिक रिंग इज अलाउड टू स्विंग लाइक सिंपल पेंडुलम। आराम से देखिएगा उन्होंने क्या किया। इधर मैं एक लगा दिया नॉर्थ पोल, इधर लगा दिया साउथ पोल, और इसके बीच में हम मेटालिक रिंग को, हिंदी में बोलेंगे, घबराना नहीं है, मेटालिक रिंग को कर दिए स्विंग करना। जाओ एक बार उसके पास जाना है कोई के पास। व्हेन मेटालिक रिंग इज अलाउड टू स्विंग लाइक सिंपल पेंडुलम, जब धातु के रिंग को बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट, बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट, जब धातु के रिंग को दो चुंबकीय पोल के बीच में हम सिंपल पेंडुलम मोशन कराते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस रिंग में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इस रिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस करंट। लेकिन ये सबसे तगड़ा लाइन यही बोलना है, करंट हर हाल में क्लोज लूप होगा। मेरी बात यही, करंट हर हाल में क्लोज लूप होगा, और करंट का नेचर ना वॉलपुल होगा। करंट का नेचर क्या होगा? वॉलपुल। ऐसे करंट को ईडी करंट या फोकाल्ट करंट कहते हैं, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा फॉलो लेंज लॉ। तो किसका पालन करेगा? ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर। हम सिर्फ एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे अगल बगल की सराउंडिंग को कवर कर रहे हैं। एक बार हिंदी में, जब धातु के रिंग को दो चुंबकीय पोल के बीच में, जब धातु, अरे यार लैपटॉप से अलग परेशान, जब धातु के रिंग को दो चुंबकीय पोल के बीच में गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, क्या होता है बाबू?
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन याद रखना है इस बार प्रेरित धारा का नेचर कैसा होता है, एक मिनट भाई, क्लियर है? बोल रहे हैं फिर से, जब धातु के रिंग को जो दो चुंबकीय पोल के बीच में गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है। मेन लाइन यही है, धारा क्लोज लूप का निर्माण करता है और धारा की प्रवृत्ति चक्करदार होती है। कैसी होती है? ऐसे धारा को भंवर धारा या फुकाट धारा कहते हैं। एक बार इंग्लिश में, when metallic ring is allowed to swing like simple pendulum, when metallic ring is allowed to swing like simple pendulum between two pole piece of magnet, between two pole piece of, then due to change the magnetic flux induced current is produced. Main line, current make closed loop and nature of current is whirlpool. Nature of current is, भाई साहब बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार, याद रखिएगा। लेंज लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर ना? और करंट, और एक और ऑब्जेक्टिव इसमें करवा दूं कि करंट का नेचर हर हाल में क्या होगा सर, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किसका नियम पालन करेगा? लेंज लगा, किसका पालन करेगा? अब आप हमसे ये बताइए, हम आ गए लॉन्ग टाइप में। हम जिस दिन 2011 करा रहे थे उसमें भी ये प्रूव किए थे, हाइगन प्रिंसिपल। करे कि नहीं करे, बस हमको जानना है, करे कि नहीं करे। हाँ बहुत अच्छा, करे कि नहीं करे हाइगन प्रिंसिपल, करे कि नहीं करे। उस दिन सेम अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 हमसे करवाना है तो प्लीज 2010 देख लीजिए, 2010 से ही स्टार्ट किया। 11 में करवाए थे? नहीं 10 में, 11 देख लीजिए, सॉरी 11 में था कि 10 में, एक बार बताइए तो कोई। तो प्लीज हम क्यों करवाएं, हम ये पूछ रहे, समय आपका बचेगा। अरे आपका समय बचेगा, किया हुआ है अगर, ठीक है ओके। एक बार देखे तो बाबू 10 में करवाए थे कि 11 में? 5 मार्क्स में लेंस नियम प्रूव भी किए थे। साची बोली थी सर रिफ्रैक्शन कीजिए, हमको अभी भी चैट याद है। 11 में ना, देखिए प्लीज, जिनको ये 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 निकालिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जाएगा, एक लाइन का हेर फेर नहीं है क्वेश्चन में। और ये कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। किसमें पूछा था? 11 में पूछा था, 12 में नहीं पूछा, फिर 13 में पूछ दिया। आप इस क्वेश्चन का महत्व समझिए। हम बस 5 वो पॉइंट बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन के अनुसार लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, लाइट प्रकाश के रूप में ट्रेवल करती है। दूसरा, द वेव ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेव है ये सारे डायरेक्शन में प्रकाश की चाल से ट्रेवल करती है। तीसरा, द डिफरेंट कलर ऑफ वेव हैव डिफरेंट साइज, हर वेव के रंग का आकार अलग अलग होता है। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा है, initially light wave were assumed to be longitudinal but later on explaining the phenomena of polarization light wave were considered to be transverse। शुरू में लाइट क्या होता है? इनिशियली लाइट were assumed to be, ऐसा ये माना जाता है कि हमारा लाइट ना पहले लॉन्गिट्यूडनल था, लेकिन जैसे ही वो पोलराइजेशन की घटना को एक्सप्लेन करता है वो लॉन्गिट्यूडनल से तुरंत किसमें बदल जाता है? ट्रांसवर्स में। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं। और पांचवा, द होल यूनिवर्स विथ ऑल मैटर फिल्ड विथ ल्यूमिनिफेरस मीडियम कॉल्ड ईथर मीडियम having very low density and very high elasticity, having very low density and very high elasticity। हिंदी में प्रकाश तरंग के रूप में संचरित करती है। ये तरंग प्रकाश के चाल से सभी दिशा में फैलती है। हर रंग के तरंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग, आकार अलग अलग होता है। चौथा, शुरू में लाइट लॉन्गिट्यूडनल होता है लेकिन ध्रुवन को व्याख्या करने के बाद वह क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स। पांचवा, प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ दीप्तमय माध्यम से भरा हुआ, जिसे इथर माध्यम कहते हैं, जिसकी बहुत वेरी लो डेंसिटी, हैविंग वेरी डेंसिटी मतलब घनत्व उसका बहुत ही कम होता है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है। बैक टू बैक 5, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, द वेव ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट, द डिफरेंट कलर ऑफ वेव हैव डिफरेंट साइज। Initially light wave were assumed to be longitudinal but later on explaining the phenomena of polarization light wave were considered to be transverse। The whole universe with all matter filled with luminiferous medium called ether medium having very low density and very high elasticity। एक बार प्रूफ में थोड़ा सा हिंट्स दे देगा। ये आपका फोटो हुआ करता था, वेव आया गया, याद आया गया। एक वेव ऐसा डालेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये इंसिडेंट एंगल। एक ऐसा डालेंगे, एरो जरूर देना, ये सी है, ये डी है। अब प्लीज इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2011 का 5 मार्क्स देखें। हम लिंक डाल देंगे क्या डिस्क्रिप्शन में? किस समझ में आ रहा है? ओके, हम लिंक भी डाल देंगे। वेव को, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था। पी से आर तक आने में लगा समय,
PQ बटा V1 प्लस QR बटा V2, याद है? PQ निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल से, QR निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल से, और इस PQ की जगह पर BQ माइनस QC, दोनों QC को एक साथ लिख देना है और कॉमन ले लेना है। हम शॉर्टकट में बोले सर क्या एलईडी डायोड फिक्स है, क्या बोल रहे हैं? एलईडी, हाँ एलईडी डायोड। अब भाई देखिए फिक्स क्रिस राज हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब सर वो क्या फिक्स है क्या नहीं हम ये नहीं बोलेंगे, हम पूरा क्वेश्चन हाँ इतना जरूर बोलेंगे, आपका 0.1 मार्क्स का आपके कॉपी के बाहर से नहीं रहेगा। आप किस लेवल का पढ़े हैं सारा सब्जेक्ट ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे हम यूट्यूब पे खड़े होकर इस चीज पे हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम ना तो किसी की बुराई करने वाले हैं ना किसी की तारीफ करने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं। सर आपको किसी ने एक दिन भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे हैं सर, छोड़ दीजिए ना प्लीज, छोड़ दिए। हाँ ठीक है सर, एक लाइन निकला छुपा रुस्तम के सॉन्ग का, सर एक लाइन निकला छुपा रुस्तम के सॉन्ग का, क्या निकला? तू निकला छुपा रुस्तम, पता नहीं क्या बोलते हैं, आधा 35 का हमारे दिमाग के ऊपर से चला जाता है। मजा आया? अगला ये नहीं करेंगे हम। ओ भाई साहब छोड़िए, नहीं वो बना लीजिएगा। बोल रहा है संचार के साधनों का संक्षिप्त परिचय करें। मेरा बात सुनिएगा ना, पहले ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या जो कल चालू होगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा सब कुछ ये हटा दीजिए भाई साहब। हुआ क्या कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, हिंदी में कहते हैं संचार व्यवस्था। तो प्राचीन काल की बात है, राजा ओजा लोग जब, ना तो प्राचीन काल में हेलीकॉप्टर हुआ करता था, ना एरोप्लेन हुआ करता था, ना बस हुआ करता था, ना जहाज हुआ करता था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। जब एक राजा आता था दूसरे के क्षेत्र में, साम्राज्य में, तो पहले वो सूचना देता था, तो कुछ दुष्ट लोग भी रहते थे जो बिना, तो अपने दूत को भेजता था कि जाओ वहां पर मोहम्मद गोरी जाकर बोलता था पृथ्वीराज चौहान को, जाओ वहां पर उसको उनको बोलना कि हमारे साथ युद्ध करना है। मोहम्मद गोरी, तो वहां पे सूचना कौन जाता था लेकर? घोड़ा पे उसका दूत बैठ के संकेत को भेजता था, कहा? मोहम्मद गोरी का संकेत। कई बार तो मोहम्मद गोरी बिना बताए हुए भी कर लिया। छल कपट से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो चंद्रवरदाई का एक बहुत तगड़ा लाइन है आपके अंदर, ये आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम स्पेशल, पता नहीं थोड़ी सी त्रुटि हो जाएगी तो माफ करिएगा, बहुत दिन हो गया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर है सुल्तान मत चूको चौहान। 8-10 बार हारने के बाद भाई साहब उसको बंदी बना लिया था, बाद में वो सभा में घर कहां चलेगा। तो पहले सूचना कैसे भेजते थे? दूत के द्वारा। अब थोड़ा सा चाक को, मतलब चाक का आविष्कार हो गया तो फिर हम लोग बैलगाड़ी के द्वारा भेजते थे। फिर अब और सारा, जब हमारा कबूतर बहुत ज्यादा समझदार हो गया तो कबूतर के द्वारा सूचना भेजते थे। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को पहुंचा, कबूतर जा जा जा। काश वो कबूतर आज हमारे पास होता। मैं भाई कबूतर कितना टैलेंटेड था, जो फिल्मों में होता था। तो हो गया दूत, घोड़ा, कबूतर रख लेते हैं अगर ऐसा है तो। उसके बाद आया क्रांति, आया सर, फिर एरोप्लेन आ गया, बस आ गया, सब कुछ आने लगा। और सबसे तगड़ा सर आया, सर हम बताएं, जब 90s के लोगों का फील ना आप अभी के बच्चे को बिल्कुल नहीं मिलना है। 90s में बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था, तो अगर आपको किसी को अपने दिल की बात बतानी पड़ती थी तो लेटर लिखना पड़ता था। सर लेटर लिखते थे, हेलो डॉट डॉट डॉट, लेकिन हम आपको बहुत दिन से पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब उसके बाद लिख के अपना नाम ही नहीं लिखता था कि देखते हैं रिएक्शन क्या आता है, और जा करके उठ डाल देता था लड़की के, नहीं बैग में नहीं, जहाँ साइकिल है साइकिल में डुलची लगा रहता था। अब तो लड़की इतनी फैशनेबल हो गई, ना साइकिल चलाती है, ना साइकिल चलाती है, ना साइकिल में डुलची रहता है। अब कहाँ लड़की साइकिल बहुत कम यूज करती है बेचारी, जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी है। अब साइकिल में डाल देता था, तो साइकिल का डुलची भी कम्युनिकेशन सिस्टम का साधन था। अब तगड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल, हाँ हेलो, हाँ हम बोले छी, हम तुम्हें पसंद है, कुत्ता कह रहा हूँ ऐसे। अब भाई मतलब पसंद हुआ तो सिम चालू है, ना पसंद हुआ तो सिम तोड़िए, कहानी खत्म। यानी ये सब संचार व्यवस्था के उपयोग है। संचार व्यवस्था कहते किसको? द सेंडिंग ऑफ मैसेज और सिग्नल, द सेंडिंग ऑफ मैसेज और सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कल पढ़ाएंगे बैच में, कल कम्युनिकेशन सिस्टम चालू होगा। सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए तो लेटर, टीवी, लेटर, टीवी, कबूतर, मोबाइल, रेडियो, टीवी, फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है।
बोलता है इसका ब्रीफ अकाउंट बताइए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का 3 फेमस ब्रीफ अकाउंट है, अभी बता भी देते हैं, कल मजा आएगा। ये आपका एक होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर हिंदी मीडियम वाला को मजा आ रहा होगा, चैनल हिंदी मीडियम वाला सब पढ़ा है आज, रिसीवर। ये इसका 3 ब्रीफ अकाउंट है, तीनों को एक्सप्लेन करना है भैया, 5 नंबर में पूछा है, तीनों को समझाना है। ट्रांसमीटर क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम अभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट चल रहा था, तो हम मैच कैसे देख रहे थे, वहां पे क्या करता है वो अपना सैटेलाइट और के थ्रू और सिस्टम के थ्रू हम मैच को रिकॉर्ड करते हैं, और एट ए टाइम हम मैच थोड़ी भेजते हैं, जो हम मैच रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेरा मैसेज सिग्नल है, उसको रिकॉर्ड करके तुरंत हम वेब फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, वो वेब फॉर्म पहुंचता है किसके पास, चैनल के पास, और चैनल का काम है ट्रांसमीटर ऊपर सैटेलाइट के पास गया, किसके पास गया, हम तो आज सैटेलाइट फिर से हमारे घर पे रिसीवर पे टाटा स्काई पे आया। अब टाटा स्काई पे आ गया तो फिर से मेरा टाटा स्काई का जो रिसीवर वो क्या किया, वेब फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। एक एक बारीकी से बात करें, ट्रांसमीटर क्या है, जैसे हम आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजें, तो फोटो थोड़ी रास्ते में जा रहा है, जा क्या रहा है, वेब, तो फोटो किस में बदल गया, वेब में। हम आपको गाना भेजें, गाना किस में बदल गया, वेब में। ट्रांसमीटर एक डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को वेब फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्लियर। चैनल का काम है ऊपर सैटेलाइट, ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने का, और रिसीवर का काम है, अब हम आपको तो फोटो भेज दिए, आपके मोबाइल में बजा टिन टिन, रिहानी सर 1 न्यू मैसेज रिसीव, तब जैसे ही बजा तो क्या आपके मोबाइल में आया क्या था, वेब। अब वो जो रिसीवर है हमारा मोबाइल, वो किसकी तरह काम करता है, तुरंत उस सूचना संकेत को, मैसेज सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रिसीवर एक डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्लियर। हमारा मोबाइल ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है, भेजते हैं उस समय ट्रांसमीटर है, किसी का रिसीव करते हैं, क्लियर है। ये हो गया तीनों, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। बोल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलिए बोल देते हैं, बोलते हैं चलिए। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जिसमें करंट और वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज करे, करंट और वोल्टेज लगातार चेंज करे तो एनालॉग। डिजिटल सिग्नल जिसमें करंट और वोल्टेज का लेवल 0 हो या 1 हो, हिंदी मीडियम, वीडियो में कन्वर्सेशन हिंदी मीडियम। सर एक वीडियो ऑल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव का क्लास कीजिएगा प्लीज। बाबू क्रिस देखिए ना, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, हम कुछ सोने वाले नहीं है। ओके सर, वेब फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ऐसा बिल्कुल रहेगा, हम आपके बातों को रखे हुए सर। अब पूरा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव करा ही तो रहे हैं, एक साथ कलेक्ट करके आपको लिखवाना है, परेशान करिएगा। ओके, हमको क्या, हम करवा देंगे, ठीक है। एक बार जितना क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव वो भी हो जाए, क्लियर है ना। आयाम मॉडल कल पढ़ाएंगे सर, इसीलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, माहौल नहीं बन पा रहा है। क्या मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप करूं, से यस या नो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रूफ करूं, हमको जानना है, बहुत बड़ा है समय सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मिस यू रिहानी सर, हम जिंदा है भाई, रॉयल स्टार अभी क्यों मिस कर रहे हैं, हेलो रॉयल स्टार में जिंदा है क्या, एक भी लिख देगा कड़िए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रिहानी फैन कड़िए, उन्हें जाने लेके रखेगा, कड़े क्या, नो सर यस सर, चाय पीने का मन कर रहा है, देखते हैं। अरुण भैया चाय पिएंगे क्या, नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो कष्ट देके रखे हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सुनिएगा, ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वेब फॉर्म कॉल्ड, अरे हम बताएं बैच में लिखवाएंगे निखिल। छोड़ दीजिए, क्या देखिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुत्ता इसको तुम ब्लॉक पहले करेंगे, आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय यंत्र है, जो अपवर्तन पे आधारित होता है, और इसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने में किया जाता है। इसका हमको पूरा चीज निकालना है, देखिएगा फोटो देखिएगा भाई, जहां रखना है रखिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे आपको रखना है, पता कहां पे रखेंगे तो बड़ा बनेगा, F और 2F के बीच में रखना, यहां से रे ऑफ लाइट चला था, ध्यान देना है फोटो ही, पहले बनाने का तरीका देखिए, पहले ही हम बड़ा बना लिया, इसको इससे मिला दीजिए, ये जो कटा था ये इसका फोकस था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
यहां पे एक लेंस हुआ करता था, प्लीज कर लीजिएगा, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल। इसको हम पीछे की ओर लाए थे और फाइनल प्रतिबिंब बना था डी पे। दो उत्तल लेंस को, ध्यान से मेरा बात सुन रहे हैं, दो उत्तल लेंस को एक कोएक्सियल रॉड में इस प्रकार से व्यवस्थित किए थे कि लेंस को आगे पीछे घसकाया जा सके। क्लियर ना? ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश है। याद आ रहा होगा सर, बहुत बड़ा प्रूफ है सर, हम थोड़ा सा हिंट्स देंगे। ओके ना? ये बी है, ये डबल डैश बी डबल डैश है। ओके, अब हमको इसका ना मैग्नीफाइंग पावर का पूरा एक्सप्रेशन निकालना है। एक बार इंग्लिश में इसका कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। टू कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर एडजस्ट इन कोएक्सियल रॉड हैविंग एडजस्टमेंट इज रैक एंड पिनियन। हैविंग एडजस्टमेंट इज रैक एंड पिनियन। ध्यान दीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिए। अब मैं क्या करता हूं ना, इसका एमपी निकालना है। एमपी इक्वल टू होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। इसको कर देते हैं लेंस L1, ये है लेंस L2। इसको थोड़ा सा यहां पे लाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये यहां से ये मिल गया था। ठीक है, प्रतिबिंब के ऊंचाई के साथ बना था बीटा, इसके ऊंचाई के साथ बना था अल्फा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ना, ए डबल डैश इसका m नाम देते हैं, ये L1 ए डबल डैश m से अल्फा निकालेंगे। ध्यान से, L1 ए डबल डैश m से अल्फा निकालेंगे। देखिएगा, इन ट्रायंगल L1 ए डबल डैश m, भागिएगा मत, L1 ए डबल डैश m से tan अल्फा बराबर ए डबल डैश m बाई L1 ए डबल डैश, L1 ए डबल डैश। ओके, अब हम क्या लिखते हैं, इसी को लिख सकते हैं, ए डबल डैश m की जगह पर ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की सारी दूरियां क्या होती है, बराबर। ए बी बाई हो जाएगा L1 ए डबल डैश, यानी tan अल्फा हो गया tan बीटा। देखिएगा, L1 ए डबल डैश बी डबल डैश। रिवीजन में हम नहीं लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये सब इन ट्रायंगल L1 ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां पे हो जाएगा आपका tan बीटा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बाई L1 ए डैश डबल डैश। समीकरण 1 में tan बीटा और tan अल्फा का मान डालने पर, भागिए मत, हिंदी इंग्लिश क्या कर रहा है इसमें, इन ट्रायंगल को इन त्रिभुज लिखे क्या है? ये हटा देते हैं, फोटो डी पे बना है, थोड़ा सा जगह बच जाएगा हमारा, याद रखिएगा। डाल रहे हैं सर, तो एमपी इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई L1 ए डबल डैश गुने हो जाएगा L1 ए डबल डैश बाई ए बी। बाबू ये ए डबल डैश L1 ए डबल डैश L1 ए डबल डैश कैंसिल। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िए ना, कुछ लड़का शाहरुख खान बन रहा है, रिवीजन हो जाएगा यार। सबको देख के चुपचाप, कोई कम मैसेज मत कीजिएगा। एमपी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, याद कीजिए, ऊपर में ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा इसको जुगाड़ लगाते हैं इसका। एमपी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इनटू, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। बाबू ये बताइएगा, ए डैश बी डैश, ये वाला ना ए डैश बी डैश, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईपीस। हिंदी में भी यही लिखे हुए थे, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ना ऑब्जेक्टिव के लिए वस्तु, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है, और आर्टिस्ट के लिए वस्तु की तरह। तो याद है ना, ई वाला प्रतिबिंब इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, वस्तु की तरह, याद है। तो चलिए हम मान लेते हैं अभी हम इसका काम कर रहे हैं, आईपीस के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव का कर रहे हैं। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है ऑब्जेक्टिव का, ए बी वस्तु की ऊंचाई है ऑब्जेक्टिव का। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं मैग्निफिकेशन। किसका, ऑब्जेक्टिव का। किसका, ऑब्जेक्टिव का। ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है आईपीस का, ए डैश बी डैश वस्तु की ऊंचाई है आईपीस का। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मैग्निफिकेशन किसका, आईपीस का। अब हमको बारीकी से एमओ एमई निकालना है। एमओ बराबर हो जाएगा, एम बराबर होता है लेंस का, एम बराबर होता है वी बाई यू की माइनस वी बाई यू, कोई भी लेंस का सीधे वी बाई यू की माइनस वी बाई यू। सोच लीजिए, हम कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। लेंस का वी बाई यू की माइनस वी बाई यू, कपार फोड़ देंगे को गलत किया था।
लेंस का मैग्निफिकेशन, आप लोग तो नालायक है सर, कम्युनिकेशन से नेचर को नहीं है, नेचुरल लोग देखिए देखो माइनस वी बाई यू लिखता है, वो वी बाई यू लिखता है, व्हाइट लाइट का कमाल है, गजब गजब कमाल कलाकार है जी। माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू भी है, अच्छा वी बाई यू वाइट, थैंक यू, जल्दी समय कम है, यस वी बाई यू। देखिए गुरुजन, हाँ तो कुत्ता सोच लीजिए, कुत्ता बोल रहा है मतलब कोई नहीं है। अगर आपको लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना है 2 मिनट में निकल जाएगा, देखिएगा यहां पे हम क्या कर दिए थे, कोई वस्तु रख दिए, यहां से पैरेलल गया, कट गया, अब यहां पे एक रे इससे मिला देना है, हो गया ना। ये ए बी, इसका नाम देते हैं एल, ए डैश बी डैश, ट्रायंगल सिमिलर था इसीलिए था ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये हम मिटा देंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए एल बटा एल ए डैश, ए बी वस्तु की ऊंचाई प्लस ओ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस आई, माइनस आई इसलिए क्योंकि उल्टा है, प्रूफ ही कर देना, ए एल वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, आई साइड सब कुछ पॉजिटिव, यू हो गया, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, आई बाई ओ इक्वल टू भी, आई बाई ओ इक्वल टू यू बाई बी, पलटेंगे तो ओ बाई आई इक्वल टू, आई बाई ओ को पलट देंगे तो भी बाई ओ, मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव होता है। मर जाइए, इतना फालतू फालतू का कमेंट कर, किसी भी चीज को रटिए मत, लेंस का मैग्निफिकेशन होता है निगेटिव। हो गया, एक मिनट भागना नहीं है, करके जाना है, इसके बाद वाला और तगड़ा क्वेश्चन है। हो गया आपका मैग्निफिकेशन भी बाई यू, भी हमें इधर इस पॉजिटिव माइनस भी ओ, पॉजिटिव होगा यू माइनस यू ओ, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, एम ओ बराबर हो गया माइनस भी ओ बाई यू, हो गया ना। एम ई निकालते हैं, एम ई बराबर भी बाई यू, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक साइड है, देखिएगा वस्तु की जगह पर प्रतिबिंब माइनस डी, डी में बना था प्रतिबिंब, यू की जगह पे माइनस यू ई, माइनस से माइनस, एम ई इक्वल टू डी बाई यू ई, आराम से फ्रॉम लेंस फार्मूला 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। सारा काम आईपीस के लिए, किसके लिए, फॉर आईपीस के लिए, फॉर आईपीस के लिए। देखिए अगर आपको दिक्कत हो तो रोक के अच्छे से समझिएगा, लेंस आईपीस के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करें, 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। किसी के चाचा का दिन नहीं है कि कन्वेक्स लेंस का फोकस क्या कर दे, पॉजिटिव नहीं, कन्वेक्स लेंस का फोकस सदैव पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव, दोनों डी से गुना, माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू ई प्लस डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ ई। देखिए ना डी बाई यू ई एम ई है, ये हो जाएगा -1 प्लस एम ई इक्वल टू डी बाई एफ ई, हो गया ना। एम ई चाहिए था हमको, एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। एम ई पता है, एमओ पता है, समीकरण 2 में डाल दीजिए, आपका आंसर निकल गया। एम ई पता है, एमओ पता है, हमारे पास तो जब हो नहीं, एम ई पता है, एमओ पता है, समीकरण किसमें डाल दिए, 2 में। एमपी इक्वल टू हो गया एम ई के जगह पर, एमओ के जगह पर माइनस वीओ बाई यूओ, 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन धीरे धीरे माहौल, ज्यादा पढ़ाएगा ना तो माहौल खराब हो जाएगा। चल जल्दी खत्म कीजिए ना, उड़ जाए। हो गया, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट भी जाते हैं सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। साइड हो गया जी, लीजिए ना जी। कुत्ता बोल रहा है मतलब समझिए यहां पे कोई नहीं बचा हुआ है। ये सब जो 2-4 को बचा हुआ है वो धैर्य खो रहा है। बाप रे, इसको तो हम करेंगे, मेरा दिल एकदम क्या है इसके बाद 14 15 लास्ट, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। पीएन जंक्शन डायोड वाला तो अभी किए भी है, बोल रहा है कहां है 14, खोज रहे थे इसको, और इसी का और कर रहे हैं, सो दैट द प्रिज्म इन रिफ्रैक्ट, ये प्रूव करना है। ओके सर, मजा आ गया। तो ऐसे इसको हम ले चलते हैं, कहां पता है, साइड में चलते हैं, हट होता है। हमको ये प्रूव करना, प्रिज्म फार्मूला बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वह पूर्णतः, दोनों फोटो बनाइए,
जाना था बेचारा को ऐसे, चला गया ऐसे, ये अपने मूल पथ से डेविएट कर गया। ये डेल्टा एंगल है। विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये आपका आई था, ये ई था, दोनों फोटो बनाना है। जब ना डेल्टा हो जाए डेल्टा एम, कब? जब आई हो जाए ई के, मजा आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन इज टोटली डिपेंड अपॉन, एंगल ऑफ डेविएशन इज टोटली डिपेंड अपॉन इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिएगा ना, ये मेरा डेविएशन एंगल है। ये अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो डेविएशन एंगल घट रहा है। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो डेविएशन एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन घटाएंगे तो डेविएशन एंगल घटेगा। घटते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर हमारा इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर हो जाएगा। उस समय मिनिमम डेविएशन एंगल प्रोड्यूस होगा, डेल्टा हो जाएगा डेल्टा एम, और R1 R2 सब बराबर हो जाएगा, एकदम पूरा फ्लैट हो गया। एक बार इंग्लिश में डेविएशन एकदम विद्या कभी काम नहीं देगा, ग्रामर नहीं देखना है यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन इज टोटली डिपेंड अपॉन इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजेस, deviation angle is also increases. When angle of incident is decreases, deviation angle is also decreases at particular stage. When incident angle is equal to the emergent angle, पूरा flat है ले बेटा। When incident angle is equal to the emergent angle, then minimum deviation angle is produced. हिंदी में हमारा जो विचलन कोण है ना, वह पूर्णतः आपतन कोण और निर्गत कोण पे निर्भर करता है। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, अगर हम आपतन कोण का मान, तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा, घटाएंगे तो एक स्थिति ऐसा आ जाएगा कि जब हमारा आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाएगा, उसी समय न्यूनतम विचलन होगा। थोड़ा स्नेल का नियम हो जाए, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, इसको समीकरण है, गर्दा उड़ाइए। ऐसा कोई जिला नहीं जो डॉट डॉट से हिला नहीं, लिखिएगा कमेंट में, देखिएगा फ्रॉम डेविएशन फार्मूला से, फ्रॉम डेविएशन फार्मूला बहुत मजा आता है सर आप लोग का साथ लेकर। डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस ए, रुक जाएगा, पहला प्रूफ याद कीजिएगा, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू था आई प्लस ए, यही था ना सर। डेल्टा हो गया डेल्टा एम, ए है ए, आई और ई बराबर हो चुका, आई प्लस आई, यानी कि आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। बबुआ ई 2 हो गया। अब हो गया देखिएगा फ्रॉम प्रिज्म एंगल से, ए बराबर R1 प्लस R2, ए बराबर R1 प्लस, तो ए बराबर हो गया R1 तो आ रहे हैं, R2 भी आ रहे हैं, ए बराबर हो गया 2R, R बराबर हो गया a बाई 2, R पता है, I पता है, समीकरण 1 में चिपका दीजिए। समीकरण 1 में I तथा R का मान रखने पर साइन हो गया, I का मान है डेल्टा m प्लस a बाई 2 बाई साइन R का मान है a बाई 2। यही प्रूव करना था, देखिए तो क्लियर है। रीगा के पानी और सीतामढ़ी के रेहानी नया आविष्कार कर ले रहे, तो हो सकता है रीगा के पानी, मतलब हमारे तुलना रीगा के पानी से, रीगा के पानी या सीतामढ़ी के रेहानी, गजब, प्रणाम आप लोगों का कोटि कोटि। रीगा के पानी या सीतामढ़ी के रेहानी, अच्छा ये नया रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये सब स्क्रीनशॉट हुए नालायक समझे, क्लास छोड़ ले, खाली क्वेश्चन बैंक कीजिए बाबू। पहले सबसे पहला काम हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ क्वेश्चन ही बैंक कीजिए, पूरा कॉपी तैयार कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक कीजिए, आपको कोई नहीं हरा सकता है सर। रीगा के पानी या सीतामढ़ी के रेहानी हो गया भाई, दोनों किए। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, एक्सप्लेन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। मजा आएगा, हम एक एक लाइन आपको बता रहे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, हिंदी में बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक डेफिनिट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। हर एक ऑर्बिट का ऊर्जा फिक्स होता है और ये ऊर्जा एक दूसरे से काफी क्लोज होता है, जिसके कारण से ये एनर्जी बैंड का निर्माण करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के 2 प्रकार होते हैं, एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। अब आते हैं थोड़ा इंग्लिश में। वी नो दैट ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द डेफिनिट ऑर्बिट एंड डेफिनिट एनर्जी लेवल। हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डेफिनिट ऑर्बिट और डेफिनिट एनर्जी लेवल के साथ घूमता है। दीज एनर्जी लेवल, इस पहला कक्षा का एनर्जी कोई पूछेगा तो -13.6 फॉर्मूला होता है बउआ, हमको भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आता है। हमारे 13.6 बाई n स्क्वायर। पहला ऑर्बिट का निकालना आता है, n की जगह पर 1 रख दीजिए। दूसरा ऑर्बिट का निकालना है, n की जगह पर 2। वी नो दैट ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन
definite orbit, and each orbit contain definite energy level. These energy level are very close to each other, then they form energy band. एक था वैलेंस बैंड. What is बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कीजिए, सीधे बाईपास से चलाते हैं, कॉपी में लिखा हुआ है द बैंड which is corresponding to energy band in which number of electron is equal to the maximum number of electron allowed by Pauli exclusion principle. 11th में conduction band, the band which is corresponding to energy band and above the valence band. हर हाल में conduction band valence band से क्या होगा, in which number of electron is equal to the less than maximum number of electron allowed by Pauli exclusion principle. खुले शब्दों में समझिए, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम से कम होती है. किसके आधार पे, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पे. केमिस्ट्री में बहुत अच्छा से पढ़े थे. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप पाया जाता है उसी को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. फॉरबिडन एनर्जी गैप पर हम ठोस को 3 भाग में बांटते हैं, तीनों को करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों डिफाइन करना है. तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर हम सॉलिड को 3 भाग में बांटते हैं. पहला कंडक्टर, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 हो, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन कूद करके, जैसे हम उसको ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाएगा. ठीक है, ये है आपका वैलेंस बैंड. दोस्तों जौहरे खा लेंगे एक दिन, नाम पता है. ये वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है कंप्लीटली, और ऊपर है कंडक्शन बैंड पार्शियली भरा हुआ है, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप इसमें है. टी हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसमें मैक्सिमम हो, जैसे डायमंड सॉलिड होते हुए भी, एग्जांपल बताइए, तो डायमंड सॉलिड होते हुए भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. काहे है भैया, क्योंकि डायमंड का फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 MeV होता है. डायमंड का फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 MeV. तीसरा है सेमीकंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी भाई साहब एकदम, मतलब जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा सा हो, एकदम नगण्य, ऑलमोस्ट 0, तो हम उसको अच्छा कंडक्टर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. क्लियर, ठोस को वर्गीत करें, सब लिख दिए सर. और भी कर देख लेते हैं. इसको भी करिए. पीएन जंक्शन डायोड इन ए वॉल्व बैंड थ्योरी. अच्छा छोड़िए ना, अभी नहीं करेंगे सर, हो गया सर, ये वो बहुत ज्यादा माथा चटा गया. आज का लाइव हमको लगता है सबसे ज्यादा लंबा हो गया. मोबाइल ले लेते हैं सर, तीनों में सबसे अच्छा हो गया. यस सर. तो हम जैसा कहीं आपको दिलवर नहीं, हम जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, दिल तोड़ नहीं, दिल तोड़ के ना जाओ ऐसा रेहानी फिजिक्स जैसा सर में मिलेगा. हम जैसा कहीं आपको क्या नहीं मिलेगा, गुरुवर न मिलेगा, और दिल तोड़ के न जाओ रेहानी सर जैसा कोई नहीं मिलेगा. यार बहुत याद आएगा. मिस यू, बाय, लव यू, गुड नाइट. मिलते हैं फिर परसों. बाय.